दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं विक्रम बजाज एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक जमीनी हकीकत। हम इस उद्योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खेती के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग तो है ही रोजगार देने के मामले में, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के कपड़ा उद्योग की। हम मिले कपड़ा मार्केट के जाने माने उद्योगपति श्री महेंद्र प्रभुदास बजाज से, जो जाने जाते हैं अपनी एक अलग सोच के लिए, हमेशा मार्केट और इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने के लिए। कोरोना के इस काल में भी अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने जा रहे हैं। तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं ये कहानी। तो महेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कपड़ा उद्योग में आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी? देखिए, आत्मा का मतलब है एनर्जी, एक जान। हिंदुस्तान की कपड़ा उद्योग के अंदर कैसे हम जान डाल सकते हैं। पिछले 30-35 वर्षों से मैं भारतीय बाज़ारों में से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा विदेशों में भी बहुत आना जाना लगा रहता है। मैं देखता हूँ कि विदेशों में आराम से ऑफिस में बैठे हैं, सुबह 9 से लेकर 6 बजे का काम करते हैं, और दूसरी तरफ मैं भारतीय मार्केट को देखता हूँ या इंडस्ट्री को देखता हूँ। एक एजेंट के हाथ में बैग होता है, उसके साथ में 4 कस्टमर होते हैं। छोटी सी गलियों में से गुजरते गुजरते हम लोग ऊपर नीचे चढ़ते हुए एक दुकान में पहुँचते हैं। वहाँ पे मालिक के साथ 4 सेल्समैन प्रोडक्ट दिखाते हैं। कपड़ा दिखाने के बाद एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, हज़ारों की तादाद में दुकानें, हज़ारों की तादाद में मार्केटें। और यही जब मैं विदेशों में देखता हूँ, लंदन में, लिस्टर में, न्यूयॉर्क में, वहाँ कुछ मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। और जब घूमने जाता हूँ किसी मॉल में तो मुझे ज़ारा दिखाई देता है, मुझे H&M दिखाई देता है, मुझे फॉरएवर 21 दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती हुई रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरी विश्व को कपड़ा हम पहनाएं, मेहनत हम सुबह 10 से लेकर रात को 10 तक करें। हमारे बच्चों को हमने कभी ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा। हमारे बच्चे हमेशा हमें ऐसे बढ़ते हुए दिखे हैं। कोई पर्सनल लाइफ नहीं, और पूरे व्यापार में अंदर घुसे हुए। और उधर मैं जब अंग्रेज़ों को देखता हूँ, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे जिस तरह से एक एजेंट बैग लेके अपने 4 कस्टमर के साथ में जाता है, इसी तरह से कभी मेरे दिमाग में आया हो कि एक अंग्रेज़ के हाथ में, एजेंट के हाथ में बैग है, उसके साथ 4 अंग्रेज़ कस्टमर हैं, 4 उस किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे भी अंग्रेज़ बैठे हैं और वहाँ पे 3 अंग्रेज़ उसको सैंपल दिखा रहे हैं। कल्पना तो करके दिखाइए, कल्पना में ही नहीं आता है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गैप है। उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए 2017 में मेरे काफ़ी मित्र हैं जो अपने इंटेल और IBM में, सिलिकॉन वैली में काम करते हैं, उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की। यार, प्रॉब्लम तो कुछ है हमारी इंडस्ट्री में, उसको ऑर्गेनाइज तो करना है, पर समझ में नहीं आता है कहाँ गैप है। तो वहाँ से उन्होंने अपनी टीम दे के, हम पिछले 3 साल से सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं कि हमारी मार्केट के काम करने की पद्धति क्या है, किस तरह से काम होता है, किस मानसिकता से होता है। मैंने उनसे एक खास बात कही कि कुछ भी हो जाए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे ट्रेडिशनल, हमारे एथनिक बिजनेस को नहीं बदलना है। तड़का वो ज़रूर देना है जो एक अंग्रेज़ देता है, या उस तरह का काम करना है कि हम भी कल को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, वोकल फॉर लोकल। क्यों कहना पड़े प्रधानमंत्री जी को भाई लोकल फॉर लोकल? हम अपने आप में इतने आत्मनिर्भर क्यों न हो जाए कि हमारी ब्रांड पूरी दुनिया में हो जाए। तो उस गैप को कम करने की हमेशा से मेरी एक, कहिए ना, एक तृप्ति रही है कि इसको यार करना है, यार कुछ तो करना है इंडस्ट्री के लिए। फिर एक कोरोना का कॉल आया, तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसी के रूप में हम लोगों ने पूरी रिसर्च और पूरी स्टडी को हाथ में रखते हुए देखा कि ऐसा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा मौका फिर ज़िंदगी में नहीं मिलेगा जिससे हम अपनी न सिर्फ कपड़ा इंडस्ट्री के ऊपर, भारत के, मतलब पूरे भारत के, कहते हैं ना, हमारी कपड़ा इंडस्ट्री को एक नए चाल चलन, एक नए रीत रिवाज, एक नए ढंग से, नए रूप से कुछ दे सकते हैं। तो महेंद्र जी, ये आत्मनिर्भरता में आत्मा डालने का कार्य आप कैसे करेंगे? लोगों के लिए कोरोना काल है, पर मेरे लिए कोरोना का कॉल है। तो मुझे लगा अभी तो ये राइट टाइम है कुछ ना कुछ देने का और कुछ करने का। तो जो ऑलरेडी रिसर्च और स्टडी करके रखी थी, उसी को पूरा संजोया और उसके आधार पे एक नए प्लेटफॉर्म की रचना की, जो अभी हम लोग पेश करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इस कोरोना काल में ऐसी क्या रुकावटें आ सकती हैं जिससे निकल के आप उभर के बाहर आएंगे? देखिए, आज अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन खुलने के बाद
कुछ मार्केट्स में कुछ जान आई, चाहे 30% ही आई, पर कुछ संरक्षण तो हुआ, पर रुकावटें बहुत थी। ट्रैवल बैन, कस्टमर हम तक आना चाहता है आ नहीं सकता, हम कस्टमर तक जाना चाहते हम जा नहीं सकते, प्रोडक्ट पहुंचाने का हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं है। कपड़ा बिकता है सिर्फ विजुअल से नहीं, कहीं ना कहीं टच एंड फील से। उस टच एंड फील का काफ़ी बड़ा एक गैप था, काफ़ी रुकावटें थी इंडस्ट्री के अंदर, और पूरा कहते हैं ना सिस्टम तिलमिला सा टूट फूट सा गया था। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म की रचना की। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने क्या देखा कि आज प्रॉब्लम तो मेजरली एक ही है कि कस्टमर हमारे तक नहीं आ सकता। मतलब हम तो कस्टमर तक पहुंच सकते हैं ना, पर हम भी कैसे पहुंचे? जैसे ही कहीं टिकट निकलवाते हैं तो परिवार की टपाक, भैया बैठो इधर, परिवार पहले, जो कि सही भी है। और ये भी हकीकत है कि आने वाले 2 साल तक ट्रैवल नहीं होगा। वैक्सीन की हम कितनी भी बातें कर लें, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा, आएगा तो मिलेगा कब? अगर लगने की बात करें तो लगने में भी कम से कम पूरी दुनिया को 2 साल चाहिए। हम कितनी भी कुछ भी बातें कर लें, 2 साल से पहले ट्रैवल कंफर्टेबल नहीं होगा। मानसिकता हम तो सुधार लेंगे, पर हमारा परिवार हमें घर से बाहर निकलने देगा? नहीं, हमें नहीं देगा तो कस्टमर को कहाँ से देगा? कस्टमर क्या व्यापार है? हाँ, एक सबसे बड़ी उम्मीद वाली जो बात यह है कि गाँव के अंदर कोरोना न होने की वजह से वहाँ व्यापार बहुत है। गांव वाले जो पहले शहरों में जाके व्यापार करने की चेष्टा करते थे, आज उन्हीं के गाँवों के अंदर भीड़ भड़ा के लगे हुए हैं काम करने के, पर उनकी मजबूरी है कि हमारे तक नहीं आ सकते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया। अब इसको उदाहरण मैं आपको सरलता से बात बताऊँ तो ये है कि मान लीजिए अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, कस्टमर स्टेशन पे नहीं आ सकता ना, कस्टमर एयरपोर्ट पे नहीं आ सकता। सही कह रहा हूँ ना मैं? पर ऐसी कोई चीज़ हो जाए जहाँ पे कस्टमर को आना ही नहीं पड़े और सबके लिए समान हो, तो होता क्या है? जैसे मैं बताऊँ आपको, शरीर और आत्मा की बातें करता हूँ मैं, तो शरीर बुढ़ा हो जाता है पर आत्मा हमेशा कहते हैं जवान रहती है, इटर्नल है। तो हमारा आज ऑफलाइन की ये मर्यादा है, शरीर हमारा बुढ़ा हो गया है पर हमारी एनर्जी, हमारा पैशन तो आज भी है ना। तो इस चीज़ को हम पूरी की पूरी, मान लीजिए मार्केट्स को हम क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, डिजिटाइज कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी कस्टमर कहीं से भी, कोई भी सेलर कहीं से भी किसी भी कस्टमर को इंटरेक्ट करके अपना व्यापार कर सकता है। तो इस तरह का हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है लाइव होलसेल बाजार। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाइव होलसेल बाजार। लेकिन ये बताइए कि लाइव यानी क्या? देखिए, लाइव होलसेल बाजार का, जैसे मैंने आपको बताया कि कपड़ा हमारा बिकता है टच एंड फील से ही। आज ऑनलाइन कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है, पर क्या होता है, एक फ़ोटो शेयरिंग होता है। फ़ोटो शेयरिंग में क्या होता है, सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट मिलता है, टच एंड फील का कभी भी कोई सेंसेशन ही नहीं आता। टच एंड फील जब तक नहीं है तब तक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है हमारे फील्ड के अंदर। तो उसको करने के लिए काफ़ी 1.5 साल की R&D साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि हमारी आँखों के पास ऐसी ताकत है जो एक स्मेल से बता सकती है कि उसका स्वाद कैसा है। मतलब एक नाक का, एक मुंह का। आप कितने सुखी हैं, आप कितने दुखी हैं, आपका चेहरा पढ़ के आंखें बता देती हैं कि आप कितने हैं। आपके कपड़े कितने कंफर्टेबल हैं या कितने अनकंफर्टेबल हैं, आपको आंख बता देती है। तो इसी साइंटिफिक रिसर्च से मालूम पड़ा कि अगर सिर्फ फ़ोटो है तो फ़ोटो में होता क्या है, सिर्फ विजुअल इम्पैक्ट आता है, जो कि कन्वर्जन का सिर्फ 10% होता है। 10% कन्वर्जन से मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर रिपीट आइटम चल रही है तो फ़ोटो से तो चल जाएगी, पर किसी नई आइटम, नई पार्टी को आप दिखाओ, 99% आपकी सिलेक्ट नहीं होती है, 90% सिलेक्ट नहीं होती है। मतलब कन्वर्जन सिर्फ 10% ही होता है। अब इसको 90% पे ले जाना तो उसके लिए क्या चाहिए, मूवमेंट चाहिए, जिससे हमारी आंखें ये कैप्चर कर सकें कि कपड़ा कैसा है, कपड़े की क्वालिटी क्या है, कपड़ा कैसा दिखेगा पहनने में। तो हमने इसको किया है लाइव फैशन शो के माध्यम से, जिससे क्या होता है, अब कस्टमर अपने शहर में बैठा हुआ है, अपने स्टाफ के साथ इसी मोबाइल ऐप के अंदर टीवी को कनेक्ट किया, अपनी टीम को बैठाया, टीवी में कनेक्ट करके जो जो चीज़ें देख रहे हैं उसका वहीं का वहीं ऑर्डर बुक किया। सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए क्या हो रहा है, वो अपने शहर में बैठ के अपनी टीम के साथ पूरे हिंदुस्तान का ऑर्डर अपने ही कंफर्ट ऑफ द होम में दे रहा है। तो आज जो कोरोना ने हमारे लिए रुकावटें पैदा करके रखी हैं
वो सब रुकावटों का सॉल्यूशन इस लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से आ गया। तो होगा क्या, आज एक सेलर के लिए सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हुआ क्या है, आज सेलर के पास एक ही अल्टरनेट है कि अपने शहर की एक मार्केट में बैठ के काम कर रहा है। उस शहर में जितने कस्टमर स्टेशन पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, उतने ही कस्टमर उसके पास विजिट करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरने वाला कस्टमर अहमदाबाद में ऑर्डर दे पाए? सोचना ही बेकार है, मतलब इलॉजिकल बात है। सूरत में कस्टमर उतरे और दिल्ली का ऑर्डर दे जाए, पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। अब जब एवरीथिंग इज ऑन द क्लाउड, एवरीथिंग ऑन द क्लाउड, तो ऑटोमेटिकली कहीं का भी कस्टमर किसी भी शहर को अपने घर बैठे ऑर्डर दे सकता है। साथ ही साथ सेलर के लिए एक सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या हो गई, आज वो जो काम कर रहा है पूरे साल भर में, कुल मिला के 100, 200, 300, 400, 500 कस्टमर, एक्सेप्शनल लोग हैं जो 1000-2000 कस्टमर के साथ पूरे हिंदुस्तान में काम कर पाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों का जो व्यापार है वो 50, 100 और 200 कस्टमर तक सीमित होकर कर पाता है। कारण ये नहीं कि वो कर नहीं पाते, कारण ये है कि उनकी रीच नहीं है, और रीच करने के जितने एफर्ट डालने पड़ते हैं उसमें तो पूरी उम्र निकल जाती है, और जो पिछले हमारे बाप दादाओं की निकली आज हमारी निकल रही है। तो कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए ये न हो, तो हम भी वो परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस लाइव होलसेल बाजार को एक नया आयाम और नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी व्यापारी हिंदुस्तान के कोई भी कोने में बैठा हो जी, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे जुड़ के अपना व्यापार, अपना काम अच्छा कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और आप दुनिया के हर एक कोने में बेच सकते हैं। ओनली B2B बहुत बढ़िया वे से आप उसको अपने मार्केट को अच्छी मार्केटिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सर, हमारे देश में सदियों से या कितने सालों से व्यापार जो है वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है। कई लोग आपस में रिश्ते के बिना पर व्यापार करते हैं। तो आज के युग में इस मॉडर्न पद्धति से या मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आप लेकर आ रहे हैं लाइव होलसेल बाजार का, उसको आप किस तरह जोड़ पाएंगे? देखिए, 3 साल की मेहनत, 3 साल की रिसर्च में हमने सबसे पहले एक ही चीज़ कही मैंने आपसे, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर। तो ये एक हमारे रिश्तों की परंपरा है जिसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम इन सब को डिजिटाइज कर रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे ही जो भी जिस तरह का भी कामकाज हो रहा है, उसी कामकाज को आधार करते हुए कोई बायर किसी सेलर से किसी एजेंट के माध्यम से माल ले रहा है, उसी परंपरा को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। उसी तरह से वो काम होगा, सिर्फ डिजिटाइज्ड होगा। तो सर, ये लाइव होलसेल बाजार जो है ये अपैरल इंडस्ट्री की कई कैटेगरीज के लिए मान्य होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये समझिए जैसे लाइफस्टाइल कैटेगरी के लिए, लाइफस्टाइल कैटेगरी में टोपी से लेकर शूज़ की मैं बात करूंगा। यहाँ मकसद क्या है, रीच टू द कस्टमर, और सेलर की रीच कस्टमर तक होनी चाहिए, मतलब बायर तक होनी चाहिए। उसमें लाइफस्टाइल कैटेगरी को हम फोकस करके चल रहे हैं। और ये ऑर्डर बुकिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग लाइव प्रोडक्ट दिखाएंगे बायर्स को, और वो प्रोडक्ट्स बायर अपने घर में से बैठ के ऑर्डर दे सकता है। तो दिस इज मेंट फॉर मेंस वेयर, दिस कैन बी किड्स वेयर, दिस कैन बी फॉर लेडीज वेयर, दिस कैन बी फॉर स्पोर्ट्स वेयर, नाइट वेयर, फॉर शूज, फॉर सॉक्स, फॉर इनर गारमेंट्स, एवरीथिंग, ऑल कैटेगरीज, साड़ी, लहंगा, चनिया चोली। लाइफस्टाइल कैटेगरी मतलब आप टोपी से लेके जूतों तक की जो कैटेगरी आती है उसमें हम समावेश करेंगे। हाँ, शुरुआती दिनों में हमारा फोकस जो है वो लेडीज एथनिक वेयर पे रहेगा। सेकंड फेज में हम मेंस वेयर को भी लेके आएंगे, और इवेंचुअली हम पैरेलली बाकी चीज़ों को भी हम लॉन्च धीरे धीरे करते जाएंगे। राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि होलसेल बाजार में आप शायद ये पहली बार लेकर आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पहले था। रिटेल में तो सुना है लेकिन होलसेल में तो नहीं। बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं आपको एक्चुअली शुरुआत में बताना भूल गया, दिस इज ओनली B2B प्लेटफॉर्म। B2B से मतलब बिजनेस टू बिजनेस में कंज्यूमर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज तक जितने भी ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनका हमेशा फोकस रहा है कि वो कंज्यूमर पे रहें, पर B2B में किसी का फोकस नहीं है। और सबसे बड़ी कड़ी, सबसे बड़ी तकलीफ़ें, सबसे बड़ी कमी पेशी वो है B2B इंडस्ट्री की। तो हमने सिर्फ फोकस है हमारा B2B इंडस्ट्री का, जिसमें सेलर बायर को साथ में लाके ऑर्डर बुकिंग का पूरा माध्यम हम इस माध्यम से लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे सर। ये जानना चाहूँगा कि किसी भी ब्रांड को इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए क्या करना होगा,
और सबसे बड़ी बात कि उन्हें क्या फ़ायदा होगा इस प्लेटफॉर्म पर आकर? देखिए, ब्रांड को कुछ नहीं करना है, ब्रांड को सिर्फ अपनी प्रोडक्ट तैयार करने और हमारी टीम को फ़ोन कॉल। जी। बाकी का पूरा काम प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन का काम हमारे पूरी एजेंसीज हैं, वो सब काम करेंगे। आपको तो आराम से अपने घर, अपने वेयर हाउस, अपने फैक्ट्री में बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स का इंतज़ार करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, कोरोना में माल घर में पड़ा है, निकल नहीं सकते, देख देख के कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को सर में लेके बातें सुन सुन के परेशान है। सब चीज़ों को रखो साइड में, अपनी पूरी ऑफिस की, अपनी पूरी शॉप की जो भी प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन को आपको सिर्फ हमारी टीम को फ़ोन कॉल करके देना है। बाकी का काम पूरी हमारी टीम करेगी। हिंदुस्तान नहीं पर दुनिया भर में जहाँ पे भी आपके बायर बैठे हुए हैं, उनको लाना, उनको पहुँचाना, थोड़ी आप मेहनत, थोड़ी हम मेहनत, हैंड होल्डिंग करके, और आपके काम को हम आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्या बात है सर। और इसका अर्थ ये भी हुआ कि आप एक माध्यम है कि लोग इस होलसेल लाइव होलसेल बाजार से जुड़कर खुद का ही काम आसान कर रहे हैं, खुद का ही फायदा कर रहे हैं, घर बैठे उनको काम करने का अवसर मिल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी लाइव होलसेल बाजार पे जैसे टच एंड फील का मैंने आपको बताया ना, प्रॉब्लम ये था कुछ चुनिंदा 0.1% लोग इस चीज़ को हासिल करने की क्षमता भी रखते थे, पर 99.9% नहीं, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे रिसोर्सेस न तो एग्जिस्ट करते हैं, न तो अवेलेबल है, न तो एग्जिस्ट करते हैं, न तो अवेलेबल है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसको करने के लिए बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज एक छोटा व्यापारी कहाँ शूट करवाने जाएगा, कहाँ एडिटिंग करेगा, कहाँ से उसको सब चीज़ें मिलेंगी? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अपने आप में नयापन है। तो हमने पूरे प्लेटफॉर्म में सिंपल सा काम किया। अच्छा, जो आज फोटोग्राफी करवा भी रहे हैं, जो कैटलॉग भी बना रहे हैं, जो शूट भी कर रहे हैं, कुछ तो कॉस्ट दे रहे हैं। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा प्लान किया है कि आज की डेट में वो जितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर बड़ी बात ना करूं तो 50% से ज़्यादा उनको हमारे से फ़ायदा होगा। प्रोडक्शन शूट पूरी हम करेंगे, स्टैंडर्डाइज पूरा हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉडल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आधार पे होगा, क्योंकि हमें सिर्फ भारत में व्यापार नहीं करना है। हमारे लिए तो 12 घंटे का अगर हिंदुस्तान में व्यापार है तो 12 घंटे तो मेरे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मेरे कस्टमर बैठे हुए हैं। आज व्यापार मेरे लिए सीमा है 10 से 12 घंटे का। जब मैं प्लेटफॉर्म पे हो जाता हूँ लाइव होलसेल बाजार पे, तो मेरे लिए तो 24 घंटे हैं। मैं सो रहा हूँ पर मेरा व्यापार काम कर रहा है। तो पूरा इसको हम ऑर्गेनाइज करने के पीछे हैं। तो सर, अपने गारमेंट्स का शूट और प्रोडक्शन करने के लिए आपने बताया कि आप व्यापारी के लिए, कस्टमर के लिए करेंगे, उसका कॉस्ट क्या होगा या किस तरह से होगा, थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, देखिए, अगर मैं आम बात करूं, ये कॉस्ट जो है ना, सिटी टू सिटी वेरी करता है। मान लीजिए अहमदाबाद में जो फ़ोटो एक 500, 700, 800, 1000 रुपये का होता है, तो सूरत में वही 800 से 1500 का होता है, जयपुर में 500 से 1000 का होता है, दिल्ली में 2000, बॉम्बे में 2500, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ उसमें। पर इसमें भी जब भी ये शूट होती है तो लोकल मॉडल से काम लिया जाता है, लोकल फोटोग्राफर होता है, और मतलब फैक्ट्री की तरह काम किया जाता है। चूँकि हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हम उस लेवल का, उस क्वालिटी का करें। तो अगर एवरेज में निकालता हूँ तो 1000 रुपये की एक फ़ोटो शूट की कॉस्ट आती है पर गारमेंट की। हम यहाँ पे मात्र चार्ज कर रहे हैं 400 रुपये। वीडियो शूट तो होता नहीं है, वीडियो शूट अगर कोई करवाने भी जाता है तो 1500-2000 से कम उसका वीडियो शूट नहीं होगा। हम उसके लिए मात्र 500 रुपये की कॉस्ट ले रहे हैं। दूसरी स्ट्रीमिंग कॉस्ट होती है 600 रुपये, हम स्ट्रीमिंग कॉस्ट ले रहे हैं। उस स्ट्रीमिंग कॉस्ट के अंदर जो इवेंट हम आपका फैशन शो चलाएंगे वो 0 डे से 7 दिन तक चलेगा, मतलब एक दिन के मात्र 100 रुपये। और अगर मैं 24 घंटे चलाने की अगर कॉस्ट गिनूँ तो हार्डली 1 रुपया या 2 रुपये के आसपास भी इसकी कॉस्ट नहीं आती है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रोडक्शन कॉस्ट का वो कर रहे हैं। और प्रोडक्शन करने का मकसद एक ही था, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी, एक डायनामिज्म, एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। जिस तरह से फॉरेन कंट्री, आज ज़ारा, H&M, फॉरएवर जैसे क्यों लोग सक्सेस, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन है। इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन नाम की कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अपैरल इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने पूरे बैकएंड के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं। हमारे स्टूडियोज़ अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे में तो रेडी हैं। आने वाले दिनों में हमारे दिल्ली, कोलकाता और शायद हम साउथ में भी स्टूडियो करेंगे, ताकि जिस भी व्यापारी को या जिस भी सेलर को अपना प्रोडक्शन करना हो तो सीधा वो अपना प्रोडक्ट का इवेंट बनाए और सीधा हर हफ्ते, हर 4 दिन में, हर महीने, हर 15 दिन में हमारे नियर स्टोर पे उन्होंने डिलीवरी करवा दिया। आने वाले दिनों में हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं को कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल हमने डेवलप किया है,
ताकि किसी भी सेलर को, मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट देना हो तो फ्रेंचाइजी के माध्यम से, फ्रेंचाइजी का काम क्या होगा, आपसे सेलर से कलेक्ट करके और स्टूडियो तक पहुंचाने का पूरा जो कोऑर्डिनेशन होगा एक आसानी से किया जाए। देखिए 30 सालों से व्यापार में रहा हूं तो मुझे छोटी छोटी चीज़ों की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा मालूम है। और क्या होता है, जैसे नहीं चींटी चलती चलती आगे कुछ एक छोटा सा पत्ता रख दो तो उसका टर्न हो जाता है, तो हमारी इंडस्ट्री ने आज तक यही काम किया है। पूरी बढ़िया से दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं और थोड़ी सी एक मामूली सा हिच आ गया, पूरा टर्न अराउंड, बैक टू स्क्वायर वन। ये चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये हों या कहीं कोई रुकावटें हों, तो पहले से वो रास्ते साफ हों और मेरे सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड को एकदम आसानी से काम करने की मौका मिले, क्योंकि जब तक वो कंफर्ट होंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका ध्यान सिर्फ अच्छी क्वालिटी बनाने में होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाने में होगा, और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो दुनिया में कोने में तो लोग बैठे हैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये जो पेन्स है ना, ये छोटे छोटे पेन्स के कारण हम कभी भी काम नहीं कर पाते हैं। शायद इसलिए हमें सुबह 10 से लेकर रात को 10 बजे तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई इतनी पूरी इंडस्ट्री क्यों बैठे, छोटी सी टीम हमारी बैठेगी, 24 घंटे आप लोगों की सेवा करेगी और आप सिर्फ अपनी प्रोडक्शन अच्छी तरह से करो। अपना 80% जो बाकी की चीज़ों में बिगाड़ देते हो, आपकी 20% में ही टैलेंट आपका यूज़ होता है, आपके टैलेंट को 100% ले जाइए, ताकि न सिर्फ आपका पर पूरी इंडस्ट्री का, पूरे भारतवर्ष के अपैरल इंडस्ट्री का कुछ बदलाव हम साथ में मिलकर कर पाएँ। तो मकसद हमारा एक ही है कि इस इंडस्ट्री को एक नए आयाम पे ले जाना है और हर एक ब्रांड को दुनिया नहीं, प्लेनेट के कोने कोने तक पहुंचाना है। अपने टैलेंट को आप अपने कोने कोने में ले जा सके, ऐसी हमारी तैयारी है। सर ये प्रोडक्शन की कॉस्ट जो आपने बताई वो समझ में आया। मेरे ख्याल से इवेंट की, फैशन शो की आपने कॉस्ट के बारे में बताया, वो भी समझ में आया। इसका रीटेलीकास्ट जो बोलते हैं, रीटेलीकास्ट का कॉस्ट है या रीटेलीकास्ट कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कोई भी ब्रांड जब इवेंट चलाती है, मान लीजिए तो 100 गारमेंट का इवेंट चलाया, तो 100 में से हो सकता है कि उसका 1 घंटे में पूरा माल बिक जाए, हो सकता है उसका 7 दिन में बिके, हो सकता है कि उसमें से 50% का बिके, 70% का बिके, बाकी 30% का कम भी चले। हो सकता है कि उस टाइम पे ये अजम्पशंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, किसी समय नॉर्थ की ग्राहकी होती है, किसी समय साउथ की होती है, ईस्ट की होती है, वेस्ट की होती है। तो जो प्रोडक्ट लाइन है हो सकता है कि हमारी किसी और सेशन के लिए हो, तो हमने इसमें ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि अगर मान लो उसको रीटेलीकास्ट करवाना है तो उसमें प्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस से उसका शूट करने की अननेसेसरी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद एक ही है कि हम इस पूरे पैटर्न के अंदर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, सेविंग कैसे करें और कंज्यूमर तक फ़ायदा कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक ये पैरामीटर्स नहीं होंगे ना तब तक इंडस्ट्री कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो हमने जो मान लीजिए एक बार जो इवेंट चली है, जो हमने कॉस्ट बताई है, उसके बाद उसमें से मान लो 100 में से उनको 10 गारमेंट वापस रिपीट करने हैं, तो उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ स्ट्रीमिंग कॉस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं 600 रुपीज़ पर वीक के, मतलब रोज़ के 100 रुपये 24 आवर्स के, 24 आवर्स के मात्र 100 रुपये। तो उस आधार पे उनका वो रीटेलीकास्टिंग होता है। तो हर ब्रांड अपना इवेंट इस तरह से भी प्लान कर सकती है कि रिपीट ऑर्डर्स वाले, रिपीट रीटेलीकास्ट वाले, और अपने अलग अलग एरिया में, अलग अलग जोन में उसको करके अपना बिजनेस का व्यापार को एक नया रूप दे सकती है। सो दैट इज रीटेलीकास्टिंग एंड रीस्ट्रीमिंग कॉस्ट। ये जो अनस्टिच्ड में जो सूट और साड़ी में जैसे ब्लाउज होते हैं, उसके लिए ब्रांड को आपको सिलवा के देना होगा या आपने कुछ उनके लिए प्लान करके रखा है? देखिए अगर ब्रांड सिलवा के देते हैं वेल एंड गुड, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो हमने उसके लिए भी रिसोर्सेज तैयार करके रखे हैं। हमने डिज़ाइन स्टूडियो बना के रखे हैं जहाँ पे उनके सिर्फ उनको अनस्टिच गारमेंट दे देना है या साड़ी दे देनी है, बाकी हमारे डिज़ाइनर उस प्रोडक्ट को पूरा तैयार करके शूट के लिए तैयार करने की पूरी। मैंने पहले भी बताया, मुझे इंडस्ट्री के अंदर के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए लोगों के टैलेंट को मारना नहीं है। मैं चाहता हूँ, हमारी टीम चाहती है कि आप अपने टैलेंट को सिर्फ फोकस अपने 100% टैलेंट पे करें, आपकी थॉट प्रोसेस पे, आपकी डिज़ाइनिंग पे, आपके काम पे। छोटे छोटे जो टिथिंग वाले चीज़ें हैं इनके लिए हम बैठे, हम आपका केयर कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है आप सिलवा के दे दीजिए, इट्स ओपन फॉर एवरीथिंग। हाँ, बस जो कॉस्ट है दैट इज विल बी सबमिटेड। अब एक सवाल के, ये जो गारमेंट के शूट का जो डेटा है वो डेटा आप ब्रांड से शेयर करेंगे, पहला सवाल, और दूसरा ये कि उसको आप मैनेज किस तरह से करेंगे? बहुत बढ़िया। बेसिकली जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, जब तक कोई भी इवेंट रिलीज़ नहीं होता तब तक इवेंट के वीडियो शेयर नहीं किए जाते, पर उससे पहले फ़ोटोग्राफ्स के जो प्रिंटेबल कॉपीज़ हैं जो ब्रांड को करवानी हो तो हम शेयर करते हैं, ताकि अपने माल के अंदर वो प्रिंटेबल कॉपीज़ प्रिंट करके फ़ोटोग्राफ प्रोडक्ट में डाल सकें, जिससे उनका भी काम पहले हो जाए।
और जब इवेंट होता है तो इवेंट के बाद जैसे ही उनका ऑर्डर की इवेंट एक बार ऑफ एयर हो जाती है, उसके बाद उनसे वीडियो शेयर किया जाता है ताकि वो कस्टमर के साथ भी शेयर कर सके। और आने वाले दिनों में हम इसका एक और अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इसको सेकंड फेज़ के लिए किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें एक सरप्राइज इवेंट है और कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला हिसाब, तो वो उसमें और ज़्यादा देंगे। सर ये जो ब्रांड्स के बारे में आपने बताया जो आपसे जुड़ेंगे, ये ब्रांड्स खुद भी तो ये काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं तो चाहूँगा अगर कोई करना चाहता है तो हेल्प पहले मैं करूँगा जी। और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा नाइकी, एडिडास, गुच्ची, अरमानी जैसे लोग भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मेंटेन कर पाते। पूरी इंडस्ट्री में 99% लोग वेबसाइट बनाते हैं, पर कब तक चल पाते हैं? 3-6 महीने, 12 महीने तक किसी की वेबसाइट नहीं चल पाती। सर एक सिंपल साइंस है, अगर आप अमेज़ॉन पे नहीं हैं, आप फ्लिपकार्ट पे नहीं हैं, तो आप कहीं नहीं है, मतलब अगर ऑनलाइन काम करना है। जी। इंडिविजुअल तो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड भी मेंटेन नहीं कर पाते, उनको भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आके अपना व्यापार करने के लिए करना पड़ता है। सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप अहमदाबाद के सफल मार्केट में बैठे हैं, जयपुर के अपना बापू बाजार में आप बैठे हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में बैठे हैं, जब आपके पास प्रोडक्ट है आप घर से भी तो काम कर सकते थे। बिल्कुल। परंतु क्यों आपको सुबह बैग उठा के मार्केट आना पड़ता है? क्योंकि वहाँ कस्टमर आता है। राइट। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं मार्केट प्लेस को, इन्हीं मार्केट्स को हम क्लाउड पे लाके मार्केट कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर आएंगे, उसी को हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत गुच्ची, अरमानी से लेके नाइकी, एडिडास को पड़ती है, तो हम व्यापारी तो कहाँ के रहेंगे? जी जी। मैं खुद एक ब्रांड ओनर हूँ, पर पिछले 30 साल से पर्सनल ब्रांड का मैं ऑनलाइन सेटअप नहीं कर पाया हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ और होना भी नहीं है, मैं जानता हूँ। उसके बावजूद जिसको करना हो, मेरे द्वार खुले हैं, नॉलेज के लिए पूरी मैं देने को हूँ। सबसे बड़ा इसका और ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊँ, जितनी कॉस्ट हम इसमें करते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहूँ सर शादी करनी है तो पार्टी प्लॉट खरीदेंगे, रेंट करेंगे? रेंट करेंगे। सिंपल सी चीज़ है सर, रेंट इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन का नाच गाना करके आपको तो निकल जाना है। जी। इस प्लेटफॉर्म पे आप तो अपने प्रोडक्शन में ध्यान दो, नाच गाना करके अपना ऑर्डर लो, करोड़ों का ऑर्डर लो और आप अपने थोड़ी सी कॉस्ट देके निकल जाओ। जी। जिस तरह आप शादी के रेंट, पार्टी प्लॉट के लिए एक छोटा सा रेंट देते हैं, उसके खर्चा करते हैं, और कोई पार्टी प्लॉट तो खरीदता नहीं, बैंड बाजे की टीम तो नहीं खरीदते आप, कैटरिंग की इंडस्ट्री तो नहीं खोल देते। बिल्कुल। तो ये एक सिंपल साइंस है, सिंपल फिलॉसॉफी है कि कोई भी व्यापार करना है वो प्लेटफॉर्म पे होता है, इंडिविजुअली नहीं हो सकता। राइट। और इंडिविजुअली करने में जो कॉस्ट यहाँ पे आ रही है उसकी 10 नहीं शायद 100 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद भी वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो सकता। ओके। उसके बावजूद मैं तो चाहूँगा कि लोग आएँ और करें। जी, शुक्रिया। एक और सवाल जो मन में उठता है वो ये था कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में आपने बताया था। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या हिडन कॉस्ट, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हिडन कॉस्ट भी होता है। हाँ जी। आपके केस में ऐसे कोई और एडिशनल कॉस्ट है? नहीं, बिल्कुल जी, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, पर हाँ ओपन एक कॉस्ट है। हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं अहमदाबाद, सूरत या दिल्ली में कहीं मैं मार्केट बनाऊं और मार्केट में आपको बेचूं नहीं, कहूँ यहाँ पे आके अपने व्यापार करो, जैसे मॉल्स में करते हैं, या तो आप मेरे से रेंट पे लेते हैं तो खरीद लेते हैं। तो हमने भी ये क्लाउड पे पूरी जो मार्केट बनाई है, इस पर हम आपको ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आइए, आप रेंट पे रह लीजिए, जितनी जगह चाहिए दे देंगे। यहाँ तो आप मार्केट में 1000-2000 स्क्वायर फीट लेंगे, यहाँ पे होगी स्पेस, जितनी आपकी ताकत है उतनी स्पेस लीजिए, हमें छोटा सा रेंट दे दीजिए। राइट। पर काफ़ी बार क्या होता है, रेंट देने के बाद भी व्यापार नहीं होता है, तो बहुत भारी पड़ता है। तो होता क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग, जो कि वर्ल्ड ओवर एक रेवेन्यू शेयरिंग का ऐसा मॉडल है जो न कभी ब्रांड को भारी पड़ता है न प्लेटफॉर्म को भारी पड़ता है। तो हमने एकदम नॉमिनल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट जिसको कह लें, कि आपका जितना भी ऑर्डर बुकिंग होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका सिर्फ 2% हम आपसे कॉस्ट ले रहे हैं। राइट। आज ऐसे काफ़ी और प्लेटफॉर्म हैं, मैं शायद आपको बता भी दूं, एक ही इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है, पर वो इस तरह का भी नहीं है, उड़ान, जो 8 से 10% की कॉस्ट लेता है। राइट। अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं 14 से 20% की कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर हम ये बात करें कि कहीं ब्रांच हम खुद की खोलते हैं तो उस ब्रांच का मिनिमम कॉस्ट 5 से 10% का कॉस्ट आता है। तो मैंने बताया ना, 3 साल की रिसर्च एक ही थी कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, इंडस्ट्री को कुछ देना है और इंडस्ट्री को एक नया आयाम पे ले जाना है, जहाँ पे हम लोग भी अपने बच्चों को वर्टिकल बड़ा होते देखें और अपनी लाइफ भी एंजॉय करें। उस मकसद से लेके आ रहे हैं। और जो आप जानते हैं कि 2% कॉस्ट कुछ भी नहीं है, शायद कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑर्डर बुकिंग में हम 2% मार्केटिंग कॉस्ट ले रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में, शायद 1 आध साल के अंदर,
10,000 से लेके 50,000 बायर्स इस प्लेटफॉर्म पे आने की संभावना है। वेरी गुड। तो सर ये जो बायर्स आने का या ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का जो काम है, ये शुरू हो चुका है या अभी होगा, किस तरह से, कुछ बताइए। बस इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मिड सितंबर में इसका लॉन्चिंग की हमने तैयारी कर चुके हैं और हमारे टीजर्स मार्केट में ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं और 7 एक फ्रेंचाइजी भी हमारे फाइनल हो चुके हैं और काम बैक हैंड में और काफ़ी ब्रांडों ने भी अपना LOI साइन कर लिया है। उनकी पूरी शूट्स, उनकी पूरी तैयारियां चालू हैं। सर ये बिजनेस, ये व्यापार कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी करते हैं? तो वो भी तो ऑनलाइन बिजनेस ही हुआ। सर व्हाट्सएप पे नंबर 1 मैंने आपको बताया, सिर्फ एक फ़ोटो शेयर कर सकते हो आप, जिससे टच एंड फील का नहीं आ सकता। नंबर 2, आप किसको शेयर कर सकते हो? जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। मान लीजिए आप 500 कस्टमर को अटेंड भी करना चाहते हैं तो उसके लिए कितना आपको स्टाफ चाहिए? आपके पास तो रोज़ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आ भी गए, आदमी चाहिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए या बेचने के लिए। उसके बाद ऑर्डर भी आया, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, अनसिक्योर्ड। आपका टीम, आपका स्टाफ कितना लॉयल है आपको क्या मालूम? जो प्रोडक्ट आपके पास है उसका 500 पीस का ऑर्डर, उसने 250 पीस आपके कॉम्पिटिटर को फॉरवर्ड कर दिए तो प्लस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आज व्यापार जो आपका फ़ोटो पे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहते हैं, कहीं ट्रेसिंग, कहीं ट्रैकिंग, कहीं ऑर्गेनाइज वे से आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपका टीम किसी से मिलके आपके ऑर्डर्स फॉरवर्ड किए, आपके कस्टमर का डेटा लेक शेयर किया है क्या? मतलब आपका पूरा बिजनेस अगर आपने लंबे टाइम तक व्हाट्सएप तक किया तो मतलब वैसे ही कंट्रोल आपने दूसरों को दे दिया, तो व्यापार तो आपका सेफ सिक्योर्ड हुआ नहीं। लाइव होलसेल बाजार आने के बाद क्या है कि आपके मोबाइल नंबर से आपका पूरा बिजनेस कनेक्टेड है। आपका मोबाइल नंबर, हाँ, आप चाहते हैं कि आपके 4 स्टाफ के साथ शेयर करके उसको आगे बढ़ाना है, आपकी मर्जी है, पर पूरा सेल्फ कंट्रोल्ड है। आपकी स्टाफ की डिपेंडेबिलिटी नहीं है। आप आज जैसे अपने कस्टमर को व्हाट्सएप इमेजेस बेच के काम कर रहे हैं, वो लिमिटेड लोगों को कर रहे हैं, 100, 200, 500 को। वो तो आप लाइव होलसेल बाजार पे आप उन कस्टमर्स को इनवाइट करके अपना ऑर्डर बुक कर भी सकते हैं। उसके अलावा ऐसे 10-20 हज़ार बायर होंगे जिसको आप चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मतलब आपके लिए जो दरवाजे खुल रहे हैं वो लाइव होलसेल बाजार पे खुल रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपके दरवाजे उतने ही हैं जो आज आपकी सीमा के अंदर, आपकी शॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जितने कैद हैं उतनों को ही आप कर पा रहे हैं। बाकी डाटा को आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में भी क्या होता है, अगर आपका नंबर सामने वाले के पास सेव नहीं, वैसे ही नहीं पहुंच सकता। देखिए, व्हाट्सएप से आप अपने व्यापार को कमज़ोर करने में पूरा सहयोग तो करेंगे, क्योंकि आपका अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, डिपेंडेबिलिटी ऑन द स्टाफ है, किसी तरह का आपका कोई कंट्रोल नहीं है, प्लस आगे से आगे की शेयरिंग। आज आपने अभी यहाँ पे 12 बजे अगर आपने फ़ोटो शेयर किया तो 12:15 में आपके कंप्यूटर के पास वो फ़ोटो मिल जाता है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो अगर अनऑर्गेनाइज काम करना है, उसी तरह की मेहनतें करके काम करना है, तो फिर लाइव होलसेल बाज़ार पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। लाइव होलसेल बाज़ार सिर्फ इसलिए है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दें और घर में बैठ के अपने परिवार के साथ एंजॉय करें लाइफ को, व्यापार को एंजॉय करें और ऑर्डरों का सिर्फ इंतजार करें। बाकी का पूरा काम बैक एंड टीम हमारी करने के लिए आपके लिए बैठी हुई है। सर, ब्रांड जब एक डिज़ाइन बनाता है उसकी एक सीक्रेसी होती है, उसकी खुद की एक सीक्रेसी होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे या बरकरार रखेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इवेंट हम रिलीज़ कर रहे हैं वो 2 तरीके से कर रहे हैं। एक, ब्रांड को लगता है कि उसकी इवेंट को कुछ उसके कस्टमर ही देखें, लिमिटेड कस्टमर, तो वो इवेंट क्लोज हो जाएगी, जिसमें जो कस्टमर आएगा रजिस्टर्ड करेगा पहले अपकमिंग इवेंट्स के अंदर। वो जैसे ही रजिस्टर्ड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रांड के साथ शेयर की जाएगी। ब्रांड जैसे ही उनको एक्टिव या इनएक्टिव करना चाहती है, ब्रांड के हाथ में होगा। तो एक सेलर अपना डिसाइड करेगा कि कौन उसका प्रोडक्ट देख सकता है, नहीं देख सकता है, खुद ही डिसाइड कर पाएगा। वो खुद ही डिसाइड कर पाएगा। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और साथ साथ में ब्रांड ऐसा भी सोच सकता है कि कुछ जैसे उसके रिपीट आइटम्स हैं, क्या होता है मार्केट में कॉपी भी हो जाती है, तो उसको ओपन इवेंट में भी कर दे ताकि उसको दोनों तरह के बायर्स मिले, उसकी किसी भी तरह के बायर की मतलब फिल्टर न लगे, लिमिटेशन ना हो, उसका बिजनेस के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को खोल के रखना चाहिए। नए प्रोडक्ट को क्लोज में, रिपीट और रेगुलर प्रोडक्ट्स को ओपन में, तो इससे उसकी ब्रांड की प्रेजेंस इनटू द मार्केट, मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी होगी, बायर्स बढ़ेंगे तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो कभी कोई रुकावट नहीं होगी। पर अगर संकुचित मानसिकता से करेंगे तो मैं कहूँगा धन्यवाद। तो सर, ये जो ब्रांड्स हैं, किसी ब्रांड का अगर फैशन शो है उसको आप किस तरह से स्ट्रीम करेंगे? बहुत ही फैंटास्टिक। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। आज जैसे हमारे पास एक व्यापारी आता है,
हमारी शॉप में एंट्री लेता है तो हम उसको अपनी शॉप के बारे में पहले बताते हैं, अपना प्रोफाइल बताते हैं। उस प्रोफाइल के बाद हम अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम आपके एक पहचान के नाम से आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, जिसमें आपके स्टोर को पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा और इस इवेंट, उस प्रोडक्ट के बारे में आप जो बात करना चाहते हैं वो आपके ग्लिम्सेस लिए जाएंगे। उन ग्लिम्सेस को पहले ही, जैसे जो इवेंट रजिस्टर्ड करता है या ऑनगोइंग इवेंट में जाता है, तो उसको पहले आपके 1 मिनट का पूरा उसमें उसको दिखाया जाएगा। उसके बाद फैशन शो लाइव शुरू होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल यूआई बना है। बायर जब उसको देख रहा है, सिर्फ उसको जो भी प्रोडक्ट पसंद आती है उसको सिर्फ क्लिक करना है, उसका ऑर्डर बुकिंग में चलता जाएगा। जिस तरह से आता है कस्टमर, पीस सिलेक्शन करता है, साइड में रखता है, उसके बाद सिलेक्शन के बाद फिर वो दिखाता है, फिर ऑर्डर लिखवाता है। सिमिलर प्रोसेस को इसमें हमने किया हुआ है। इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरती वाली हमने चीज़ की है। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लोगों को नॉलेज इंडस्ट्री के बारे में नहीं होता। सरकारें किस तरह की सब्सिडीज़ दे रही हैं, एग्जांपल के तौर पे एक डिज़ाइनर की किस फिलॉसफी से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, डिज़ाइन स्टोरी क्या है इस समय भारत की, मिलान की, फ्रांस की, किस तरह से एक सीए टैक्स प्लानिंग करता है हमारी। तो जैसे ही मान लीजिए किसी का एक 100 पीस का या 100 गारमेंट का इवेंट चल रहा है, उसमें हम कॉफ़ी विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बियानी साहब जैसे लोग जो हैं या इंडस्ट्री के जितने जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हम हाईलाइट लेंगे कि वो इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। 15-20 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक देने के लिए इन कन्वर्जेशन विथ डिज़ाइनर, इंडिया के जाने माने डिज़ाइनर्स का हम इंटरव्यूज़ में पेश करेंगे। थोड़ी देर के बाद नॉलेज सेंटर फॉर आवर इंडस्ट्री, सरकार ने क्या नए टैक्सेशन की प्लानिंग्स की हैं, किस तरह जीएसटी है, उसके बारे में जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं या मान लीजिए जो सीए हैं, उनका हम कन्वर्जेशन देंगे। आखिरी में मान लीजिए जैसे जाते जाते आप अपनी ब्रांड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट की आप क्या तैयारी कर रहे हैं खुद, तो ब्यूटीफुल सा का एक इवेंट हमने तैयार किया। एक कस्टमर आ रहा है आपके पास, आपका स्टोर देख रहा है, बीच बीच में उसको हम नॉलेज भी देते जा रहे हैं। आखिरी में जब वो जा रहा है आपके प्रोडक्ट को पूरा ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो आप उसको थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स जैसे देते हैं, उस तरह का आपका वोट ऑफ थैंक्स होता है और उसके बारे में, आने वाली कलेक्शन के बारे में आप चर्चा करते हैं। तो इस तरह से इस फैशन शो को इवेंट किया गया है। तो सर, ये जो फैशन शो का इवेंट है, इसको फाइनलाइज कौन करेगा? देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप जो रूटीन में काम करते हैं, कस्टमर आपके पास आता है तो आप पहले देखते हैं इसको क्या चाहिए। मान लीजिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, क्वालिटी के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, किस तरह ओकेजन के हिसाब से दिखाना चाहते हैं। तो जब प्रोडक्ट आप हमको डिलीवर करते हैं, उस समय हम आपसे एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि आप इसकी किस फिलॉसफी से इसको आप कस्टमर को दिखाना चाहते हैं। उसकी सीक्वेंसिंग पूरी आप नक्की करते हैं कि पहले मुझे इस प्राइस पॉइंट के दिखाने हैं, मुझे इस क्वालिटी के दिखाने हैं। साथ ही साथ हम आपसे ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप कस्टमर एक प्रोडक्ट, एक डिज़ाइन के बारे में आप डेफिनेशन देना चाहते हैं, वो भी हमें दें। इससे क्या होता है, जब प्रोडक्ट लाइव फैशन शो में हो रहा है तो हमारे एंकर इसके ऊपर पूरी एक रनिंग कमेंट्री की तरह बताते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा गैप हमने आइडेंटिफाई किया। आपके डिज़ाइनर ने एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई, डिज़ाइनर ने बहुत रिसर्च के बाद एक डिज़ाइन को एग्जिस्टेंस में स्टोरी बनाई। वो स्टोरी आप तक मालूम है, आपके सेल्समैन तक मालूम है, पर जब कस्टमर आता है तो स्टोरी बदल जाती है। कंज्यूमर अपना रिटेल के कस्टमर सेल्समैन तक वो स्टोरी पूरी बदल जाती है। रिटेल के सेल्समैन को मालूम ही नहीं कि प्रोडक्ट बेच क्या रहा है। अब यहाँ डिज़ाइनर ने इतनी मेहनत करके, इतना रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया, पर वहाँ जो रिटेल में कस्टमर जो सेल्समैन बेच रहा है उसको मालूम ही नहीं वो प्रोडक्ट बेच क्या रहा है। पॉलिएस्टर को कॉटन कह रहा है, कॉटन को लिनन कह रहा है, पता नहीं उसके मन में जो आता है, उसने जो समझा उतना ही बोल रहा है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ ही यहाँ पे है कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपकी फ़िलॉसफी, एक ब्रांड की फ़िलॉसफी लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने का हमारे माध्यम बन रहा है। क्या हो रहा है, जैसे ही बायर जो ऑर्डर दे रहा है, मान लीजिए एक सेलर को ऑर्डर दिया, उसने जैसे ही ऑर्डर दिया, आपने डिस्पैचिंग किया, उसके पूरे वीडियोस उस सेलर के, उस बायर के व्हाट्सएप पे, ईमेल पे भेजे जाते हैं। आप टेस्टिमोनियल भी देखिए, कुछ हमने टेस्टिमोनियल्स भी आपको दिखाएंगे, जिसमें जो बायर है वो अपने सेल्समैन को पूरे पैट्स दे रहे हैं कि यार हमारे लिए तो आपने बहुत आसानी से काम कर दिया, अभी सेल्समैन को हमें को बताना ही ज़रूरत ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है। बोले हम तो सीधा उसके हाथ में पैट दे देंगे, भाई कंज्यूमर को दिखाओ। बोले हमारा आपने काम बहुत आसान कर दिया, एक तरह से आपने हमारे सेल्समैन का खर्चा बचा दिया। बोले वरना अच्छे सेल्समैन को रखने के लिए हमको पता नहीं कितने खर्च ना, उनकी कहते हैं ना जी हजूरी भी करनी पड़ती है। बोले इसके माध्यम से तो अभी हमारा बहुत ही काम आसान हो गया।
और दूसरी नज़र से आप देखो तो जिस फिलॉसफी से आपने डिज़ाइन बनाई है, एक सेलर ने डिज़ाइन बनाई है, वो फिलॉसफी नीचे ड्रेन आउट हो रही है कंज्यूमर तक। मतलब सोचिए कि आपकी ब्रांड की इवॉल्वमेंट कैसे हो रही है। जो आज कहीं ना कहीं बीच के लेयर्स में, फिल्टर्स में ख़त्म हो जाती थी, वो आज आपके पास उभर के आपके सामने आ रही है। मतलब आपका टैलेंट की कदर करने वाला जो कंज्यूमर अभी आपके पास मिलने की तैयारी में है। सिर्फ आपको करना क्या होगा, लाइव होलसेल बाज़ार पे आना होगा, नथिंग एल्स। सर, ये फैशन शो जो है, ये ब्रांड को कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखिए, अमूमन हम ये देखें, किसी भी एक रिटेलर अगर एक बायर किसी ब्रांड के पास जाता है तो कम से कम 100 से 200 प्रोडक्ट उसको दिखाई जाती है, जिसमें काम अच्छा होता है। हिंदुस्तान की मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई 25 ब्रांड में भी काम करता है तो कोई 500 में भी करता है। पर अगर हम ये देखेंगे, अमूमन लगभग 150 से 200 प्रोडक्ट जब तक एक बायर को नहीं दिखाते तब तक काम की मज़ा नहीं आती है। इसमें भी इसी तरह से होना चाहिए कि हर हफ्ते की ब्रांड को एक अपना इवेंट ब्लॉक करना चाहिए, 50 से 100 गारमेंट का। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आप हर तीसरे दिन भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से शुरुआती दिनों में इवेंट जो है वीकली होनी चाहिए। इससे दो फायदे ये होंगे, आपकी कलेक्शन जो है मैक्सिमम बायर्स तक दिखाई जा रही है। मान लीजिए पहले इवेंट में आपके 100 इवेंट का आपने शो किया, उसमें से 50 का तो आपको आउट ऑफ स्टॉक हो गए, पर 50 आपकी रिपीट में ही हैं, तो रिपीट के लिए आप अगले हफ्ते रीटेलीकास्ट में जा सकते हैं। बाकी के नए जो 10-20 डिज़ाइन आपके बने वापस इसमें ऐड करके आपका नया इवेंट हो जाएगा। तो आपके रिपीट ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, आपके नए इवेंट्स भी हो रहे हैं, और एक कंज्यूमर को अगर पूरे महीने में एक बायर को आपका प्रोडक्ट देखने का मज़ा भी आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं बायर की, तो बायर को आज सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, आपके 4 पीस बिके, 40 पीस बिके एक दिन में, सीधा उसने रात को देखा और आपको ऑर्डर कर दिया। वरना क्या होता है, बायर के पास आपका माल तो बिक गया, पर उसकी जब फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी तभी आएगा, और जब आता है तब आपका वो हॉट बेचा हुआ माल उसके दिमाग में ना हो, तो यहाँ हमारी वैल्यू लॉस होती है, या हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू लॉस होती है। अब रात को उसको लगा यार ये तो एक एक्स ब्रांड का माल मेरे पास अच्छा बिका, फटाक से आपका खोला, फटाक से ऑर्डर दिया, 10 पीस बेचे, 20 पीस का ऑर्डर आ गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंप्लीट रिसर्च एंड स्टडीज, और लाइव होलसेल बाजार का बहुत ही बड़ा ब्यूटी है। मैं आपको बताऊं, आज हिंदुस्तान के, चूंकि मैं मैन्युफैक्चरर भी हूं, मैं होलसेलर भी हूं, मैं एक रिटेलर भी हूं, और मेरे फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं, तो जो सीक्वेंस की मैं बात करूं हिंदुस्तान में, शायद फिलॉसफी की बात करूं तो ग्राउंड कंज्यूमर से लेके मैन्युफैक्चर तक की जितनी हम लोग जानते हैं और जो R&D हमने करवाई है, शायद नहीं होगी। एवरेज इंडिया का एक रिटेलर अपने स्टॉक का 3 टाइम्स टर्नओवर कर पाता है। कितना? 3 टाइम्स। कोई रिटेलर मुझे बोले कि मेरा टर्नओवर, मैं साल में 3 करोड़ का व्यापार करता हूं, तो मैं उसको बोलूँगा तेरे दुकान में 1 करोड़ का स्टॉक होगा। या कोई रिटेलर ये बोल दे कि मेरे घर में स्टॉक 2 करोड़ का, तो मैं उसको इतना सीधा कह लूँगा तेरा 6 करोड़ का टर्नओवर होगा। इंडिया का स्टैंडर्ड स्टॉक वर्सेस रेशियो 3 टाइम्स है। कोई 4 भी करता है, कोई 6 भी करता है, कोई 2 भी करता है, कोई 1 भी करता है। इसमें हमारी पेमेंट्स क्या होती हैं, 1:3 में हमारी एवरेज एक रिटेलर की पेमेंट 90 दिन में आती है। अब ये बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्रांड के लिए समझने वाली बात है। जब 1:3 के रेशियो में काम करता है, 90 दिन में पेमेंट देता है। लाइव होलसेल बाजार से जैसे ही बायर ने माल लेना शुरू किया, उसकी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 1:4 होनी। क्यों होनी है? आज उसने 100 पीस बेचे, कल 100 पीस का ऑर्डर दिया, कल 40 पीस बेचे, परसों 40 पीस का ऑर्डर दिया, इस हफ्ते में 400 पीस बेचे तो इस हफ्ते में 400 पीस का ऑर्डर दिया। ये हो गया लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से। आज क्या रिटेलर करता है, पूरे महीने में बेचने के बाद निकलता है, फिर 500 के सामने 2000 पीस ले आता है। वो इम्बैलेंस के कारण उसके बाद डेड स्टॉक भी बढ़ता है, माल की जो रोटेशन है, फ्रीक्वेंसी भी स्लो हो जाती है। इसके माध्यम से क्या होगा, लाइव होलसेल बाजार के माध्यम से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे ही 1:4 का इसका रेशियो आएगा, आपको मालूम है एक ब्रांड को कब पेमेंट मिलेगी? 90 दिन की पेमेंट सीधी 45 डेज में, टर्न अराउंड रेशियो। और हमारी ऐसी उम्मीद है जो बायर इस प्लेटफॉर्म से माल लेना शुरू करेगा, विद इन 1 ईयर या मे बी विद इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, उसका 1:6 का रेशियो पहुंचना स्वाभाविक हो जाएगा, अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। जैसे ही 1:6 का रेशियो है, रिटेलर की पेमेंट एडवांस 7 दिन या 15 दिन के अंदर हमारे पास आ जाएगी। इसलिए मैंने हमेशा एक ही चीज़ मानी है, रिटेल ही हमारी इंडस्ट्री का मोक्ष द्वार है। क्यों? क्योंकि कपड़ा कागज़ में कहाँ कन्वर्ट होता है? एक रिटेलर के पास। जब तक कपड़ा कागज़ में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक हमारा कोई उधार हो ही नहीं सकता। जन्म मरण, गुड्स रिटर्न, माल जाना, रिटर्न गुड्स, ये साइकिल हमारी चलती रहती है।
लाइव होलसेल बाजार के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बायर के पास भी डेड स्टॉक की कमी हो जाएगी, उसका टर्न अराउंड रेशो बढ़ जाएगा। कपड़ा जितना जल्दी कागज में कन्वर्ट होगा उतनी ही हमारी इंडस्ट्री का फायदा होगा। इंडस्ट्री में कौन है? आप और हम, सब ब्रांड्स हैं, सब सेलर हैं। तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम गुड्स रिटर्न का और पेमेंट ट्रांजैक्शन का सुधर जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा भैया, ये प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री के लिए बना है, सेलर को आना है, बायर को लेना है, इसी में सबका भला है, इसी में इंडस्ट्री का उद्धार है, इसी का मोक्ष द्वार है। जिस दिन हमने ये मान लिया, समझ लिए आने वाले 3 साल के अंदर, आज अगर हमारी इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ पे है तो 2 लाख नहीं, 2.5 लाख नहीं, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अपनी मान लीजिए। और हर एक बायर से लेके एक ब्रांड तक, एक मैन्युफैक्चरर तक चैन की नींद सोइए। क्यों? यहाँ पे रेटिंग भी आ रहा है। जिस तरह से होटल में जाते हैं, 5 स्टार में रेटिंग देखते हैं, किस तरह की रेटिंग है, पेमेंट्स कैसे हैं, ब्रांड कैसी है, सप्लाई कैसा है। आचार विचार, टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है आचार विचारों का फ़र्क, आचरण और विचरण। जिस दिन, आज हमारे में कमी कहाँ है? आज हम एसोसिएशंस बनाते हैं, लॉस बनाते हैं, पेमेंट इतने में आनी चाहिए, नहीं किया तो ये लड़ाई झगड़े सब खत्म, क्योंकि आपने अभी बिजनेस को ट्रांसपेरेंट मोड पे ले आए। आज इस प्लेनेट पे इस तरह का ट्रांसपेरेंट मोड अवेलेबल नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस वाले, काफ़ी बार होता है कि ईगो होता है, मैं क्यों करूं, तो नए जो लोग होते हैं, नई फील्ड को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस पर आके वैसे ही करने वाले हैं, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं होने वाला है। तो हमें ये देखना है कि हमारी इंडस्ट्री का उधार, पेमेंट्स, गुड्स रिटर्न की कमी, सर्विसेज, रेटिंग्स, हर कोई अपनी अपनी जगह पे सरलता से सेट हो रहा है। तो यही है हमारे 3 साल की रिसर्च सिलिकॉन वैली के साथ में बैठ के। लाइव होलसेल बाजार, लाइव सिर्फ लाइव फैशन शो का नहीं था, लाइव था हमारा व्यापार लाइव रहे, हमारा जीवन लाइव रहे, हमारा काम लाइव रहे, हमारे आने वाली जनरेशन इसमें लाइव हो जाएं। ये है हमारा लाइव होलसेल बाजार की फिलॉसफी, और हम इसको कहते हैं व्यापार का सरल तरीका। इससे आसान तरीका, इससे सरल तरीका कहीं नहीं है। तो एक ही हमारे पास अल्टरनेट है, मोक्ष का द्वार रिटेलर, और उस मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का मार्ग लाइव होलसेल बाजार। सर, जैसे जैसे ब्रांड्स आपके साथ जुड़ेंगे वैसे ही बायर्स भी जुड़ेंगे, तो बायर्स की पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं आपको उसको एग्जीबिशन के माध्यम से दूं। आज मार्केटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जीबिशन के प्लेटफॉर्म में जाते हैं, 5 से 10 लाख रुपए का 2 दिन का खर्चा करते हैं, 2 से 3 हज़ार वहाँ पे 2 दिन में बायर्स आते हैं। उस 2-3 हज़ार बायर में से हमारे स्टॉल पे 200 बायर्स आते हैं, उसमें से 10-20 कस्टमर ही हमारे पास मिल पाते हैं। उसके लिए हमारा पूरा खर्चा होता है 5 से 10% का। तो जिस तरह से आज ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो एग्जीबिशन हो, चाहे मार्केट में कोई भी नया कस्टमर आपके पास आता है, तो क्या करते हैं आप? उसके लिए फ़ोन पे बात करते हैं, भैया किससे माल लेते हो, तुम्हारा एजेंट क्या है, कौन है। जिस तरह की हमारी पद्धति परंपराओं से चलती आ रही, उसी परंपरा, उसी पद्धति से आपको काम करना होगा। बायर का रेफरेंस मिलता है तो आपको उसको उधारी देनी है, नहीं देनी है, वो ब्रांड की जवाबदारी होगी। ब्रांड को समझ के काम करना है। ये एक सिर्फ ऑर्डर का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको एक तरह से हम बायर्स ला के दे रहे हैं और अपने बायर्स को इस प्लेटफॉर्म से कैटर कर रहे हैं, जिससे आपको ऑर्डर मिल रहा है। बाकी की पेमेंट की जवाबदारी या तो उसका कोई एजेंट होगा, या तो उसका कोई डायरेक्ट होगा। नहीं है तो उसे आप डायरेक्ट अपना आरटीजीएस नंबर दे, भैया आरटीजीएस कर दो, माल आएगा। नहीं है, नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए। जैसे एग्जीबिशन में हम करोड़ों का ऑर्डर लेते हैं, तो डिस्पैचिंग तो हमारी उतनी होती है जितनी हम, जिसको हम देना चाहते हैं। काफ़ी बायर्स को हम नहीं भी देते हैं। तो उसी तरह से ये प्रोसेस होगा। मैंने पहले ही बताया कि पूरा ट्रेडिशनल मेथड को हमने ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। ये सिर्फ एक B2B प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होगी, जहाँ पे पूरी इंडस्ट्री को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं और एक नए आयाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के जो रीति रिवाज, जो कल्चर है, उसको हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं और जड़ से जुड़ने वाले लोग हैं। सर, ये बताइए कि ये जो एजेंसी है और आड़त है, इनका रोल इसमें कैसा होगा? सर, इनका रोल आज तक हमेशा एक, कहते हैं ना, गुरु की तरह है। मैं हमेशा एजेंसीज को गुरु की तरह मानता हूं, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का काम एक गुरु ही करता है। तो भगवान से भी पहले गुरु को माना जाता है। इसमें भी हमने उसी तरह का ध्यान रखा हुआ है कि एक कस्टमर तक पहुंचाने का काम एक एजेंट का ही होता है। जिस तरह से आज एजेंट कस्टमर को ले आता है, वो इस प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। उसके ब्रांड्स के साथ उसके एसोसिएशन जिस तरह से, उसी तरह से चलेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई बायर मेरे को
लाइव होलसेल बाज़ार पे ऑर्डर देता है और वो बायर मेरे से 4 साल से किसी एजेंट से जुड़ा हुआ है, तो उस एजेंसी की कमीशन तो मैं देने ही वाला हूँ क्योंकि बायर दे रहा है। अब एजेंसी को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो उसको एफर्ट डालने पड़ते थे तो एफर्ट ज़ीरो हो गए, प्लस काफ़ी ऐसे एजेंसीज होती हैं जो कस्टमर के लेवल पे बाइंग करती हैं। तो हमने इसमें ऐसा प्रोविज़न एक सेकंड फेज़ में हम लाने वाले हैं जहाँ पे एजेंट भी अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने कस्टमर के लिए ऑर्डर ब्लॉक कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि ये मैंने ऑर्डर बुक किया है। मान लीजिए एक एजेंट के पास 10 कस्टमर हैं, उसने ऑर्डर बुक किया और 10 कस्टमर को अलॉट किया, तो वो भी हमने इसमें प्रोविज़न किया हुआ है। तो एजेंसी और आड़त का उसी गुरु की तरह हमने इसमें रोल मेंटेन किया हुआ है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जड़ को नहीं बदल रहे हैं, बस उसके पद्धतियों को, प्रोसेस को हम नए रिफॉर्म्स में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सेलर के लिए फ़ायदेमंद कैसे होगा? मैं कहता हूँ सेलर के लिए इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि यहाँ पे बैठ जाएंगे तो फिर 24 घंटे निकल जाएंगे। पर कुछ चुनिंदा फ़ायदे ये हैं कि आज जो भी सेलर जिस भी सिटी में बैठा है, सीमित दायरे में बैठा है, लिमिटेड कस्टमर्स को अप्रोच कर पाता है। वो दुनिया, देश और दुनिया के कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए उसके द्वार खुल रहे हैं, हज़ारों द्वार खुल रहे हैं व्यापार करने के लिए, बिना किसी के डिपेंडेबिलिटी से। देखिए, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे एजेंट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सब एक तरह से सपोर्ट सिस्टम में है, पर एक दूसरे के ऊपर आधारित है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंस मिल रहा है, उसको व्यापार करने की इंडिपेंडेंसी मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, आत्मनिर्भर बनने का चांस मिल रहा है। उसके अलावा आज मान लीजिए अगर हम अपना वो स्ट्रक्चर देखेंगे, आज से 5 साल पहले उसकी क्वांटिटी जो थी 1000 पीस, 5000 पीस एक डिज़ाइन में बनाते थे, आज उसकी क्वांटिटी हो गई है 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस। क्यों? क्योंकि या तो कस्टमर शेयर हो गए हैं, बायर शेयर हो गए हैं, या तो कस्टमर की एंट्री कम हो गई है, कोरोना ने उसके ऊपर और ज़्यादा मार लगा दी है। इसके प्लेटफॉर्म पे आने से जब आपके पास 10-20 हज़ार, 50 हज़ार कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिल रहा है, तो 100-200 नहीं, शायद 2-4 हज़ार पीस बनाने की आपकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब आपके पास प्रोडक्शन, आपके पास डिमांड बढ़ेगी, तो आपको अच्छे कस्टमर को ही माल देने की ऑटोमेटिकली होगी। भाई, ए कस्टमर को ही माल देना है, बी को नहीं देना है। तो इससे आपकी पेमेंट साइकिल, आपकी बिजनेस साइकिल, ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा कि जब बातें होंगी, रूबरू मिलना, हज़ारों और बातें बता दूँगा, कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सेलर के लिए ये एक तरह से समझिए प्लेटफॉर्म फॉर द हेवन, 7th हेवन का है। सर, बायर जो है वो मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म से अगर माल ले लेता है और सेलर से बाद में डायरेक्टली माल लेना चाहे तो? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है हमें, पर उसमें उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ। उसके जो आज ऑनलाइन उसको स्टोर होने की संभावना है, उसके जो स्टोर की सेफ्टी हो रही है, जो सिक्योरिटी हो रही है, वो लाइव होलसेल बाज़ार से माल लेने में, परचेस बाइंग करने में उसके लिए हज़ारों फ़ायदे हैं। रेफरल के फ़ायदे हैं, रिवॉर्डिंग है, मतलब रिवॉर्ड्स तो हैं ही हैं, पर उसकी शॉप को जो आज उसको कंपेटेबिलिटी में नहीं आ रहा है, कम्पीट नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए जैसे MNCs हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्ट है छोटे छोटे दुकानदारों को हो रहे हैं। क्यों? बड़े बड़े दुकानदार जैसे पेंटालून्स लाइफस्टाइल जैसे अपनी ऑफर्स और रिवॉर्ड्स देके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। वो पूरा सिस्टम इनकॉर्पोरेट हम करके दे रहे हैं, तो उसमें सिस्टम में आने से एट नो कॉस्ट उनका सब काम हो रहा है, तो उनके लिए एक तरह से ये वरदान रूप हो रहा है। उसके बाद भी अगर वो लेना चाहता है तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो अपना ज़्यादा नुकसान करेगा और ब्रांड उसको डायरेक्ट माल दे के उससे ज़्यादा नुकसान करेगा। डाटा एनालिटिक्स, उसकी माल की क्या खपत हो रही है, कैसे हो रही है, हज़ारों और चीज़ें हैं। तो हम तो चाहेंगे, देखिए मैंने क्या बताया, आजकल मैं जो फ़िल्टर है ना, वो फ़िल्टर में से पॉजिटिव डालता हूँ, नेगेटिव फ़िल्टर हमारे डालने की नहीं है। मार्केट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, मार्केट में जो जैसा करना चाहे, समझदार आदमी तो एक ही होगा कि इस चीज़ का सदुपयोग करके अपना फ़ायदा कैसे करे। इस चीज़ का थोड़ा भी दुरुपयोग करने में, मान लीजिए LWB को 1% का नुकसान होगा, तो बायर और होलसेलर को शायद इसका 10 टाइम्स होगा। हर किसी की मर्जी की बात है। तो सर, दुनिया के किसी भी कोने से या भारत के किसी भी कोने से आपसे जुड़ने के लिए किसी सेलर को या ब्रांड को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट और अपने प्रोडक्ट की तैयारी या नियरेस्ट फ्रेंचाइजी को अप्रोच, बाकी का काम पूरा हमारा। सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, फ़ायदे की चीज़ें बायर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए हमें बताई। थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम में और दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप जाएं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमें पूरा यकीन है कि आप जो ये वोकल फॉर लोकल की मुहिम लेकर चलें और हर बायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को और सभी लोगों को, एजेंट्स को आत्मनिर्भर बनाने के एक लक्ष्य के साथ जो चले हैं, आई एम श्योर कि आप उसमें सक्षम होंगे, सक्सेसफुल होंगे। हमारी तहे दिल से आपको मुबारकबाद, और हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द सितंबर में या जब भी
जल्द से जल्द आप लॉन्च करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बट बिफोर यू गो, हम चाहेंगे कि आप सभी के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे साथ रहेगा? देखिए, मैं एक ही मैसेज इंडस्ट्री को देना चाहूँगा। ये जो वक्त आया है कोरोना कॉल का, ये कॉल नहीं, कॉल है आप लोगों के लिए। पुराने फ़िल्टर्स को निकाल के बाहर फेंकिए, नए फ़िल्टर डालने की कोशिश न करें। व्यापार के सरल तरीक़ों अपनाकर एक बिंदास, एक नई उमंग, नए जोश के साथ अपनी इंडस्ट्री, अपने व्यापार, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए इस नई मुहिम में जुड़ जाएं। अपने आप को आत्मनिर्भर करके, अपने लिए वोकल फॉर लोकल बनकर इस नई चीज़ को अपनाकर एक देश में, दुनिया में नया पैगाम देकर नई दिशा बनाएं और जोश से कहें, वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार।